This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। फेंकी ना मुनव्वर ने बुजुर्गों की निशानी, दस्तार पुरानी है मगर बांधे हुए हैं। जिन उंगलियों ने तुम्हें चलना सिखाया था, आज उन्हीं उंगलियों को मोड़कर तुमने उन्हें बेघर कर दिया है। लेकिन याद रखिए, जो आज तुमने किया है वो कभी तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आधारशिला उन बुजुर्गों के जीने की एक उम्मीद की किरण है जिन्होंने जीने की उम्मीदें छोड़ दी हैं। ये वो वृद्ध हैं, वो माता पिता हैं जिनके परिवार में इनका कोई नहीं है। ये हमें रेलवे स्टेशन पे बारिश में जो है भीग रहे हैं, इनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ठंड में ठिठुरते रहते हैं, इनको जो मिल गया खा लिया, नहीं तो उसके आगे इनको कोई जिंदगी नहीं है। आज ऐसे न जाने कितने बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें अपनों ने धक्का देकर घर से बेघर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। तो ऐसे ही लोगों के सामने खुदा बनकर आए हैं शशांक गोस्वामी, जिन्होंने ऐसे बेसहारा लोगों के लिए अपने भीतर के सारे नयन खोल दिए हैं, 14 भुवन खोल दिए हैं, 10 द्वार खोल दिए हैं। किसी भी समय हमारे गेट पे लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं कि अब कोई नहीं करेगा तो ये लोग तो करेंगे ही, की जरूरत होती है। शशांक वर्षों से निस्वार्थ भाव से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अब उन्हें बस एक आपका साथ चाहिए, जिससे वो ऐसे लोगों की लगातार सेवा कर सके। इस बदलते दौर में, आपाधापी के दौर में, हम एक बात भूलते जा रहे हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम उन्हीं को भूलते जा रहे हैं। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी बागवान। लोग कहते 6 फीट का इंसान फूट फूट के रो रहा था, और साथ ही रो रहे थे वो तमाम दर्शक जो देख रहे थे। 4 पुत्र थे और फिर भी बाप माँ को, माता पिता को आश्रय देने में विफल थे। आपाधापी के दौर में आज कुछ ऐसा ही है कि आप लंदन जॉब कर रहे हैं, पेरिस जॉब कर रहे हैं, दिल्ली जॉब कर रहे हैं, लेकिन 2 BHK 3 BHK का फ्लैट होने के बाद भी 1 BHK अपने माता पिता को नहीं दे पा रहे। तो हमने सोचा इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो उन दादी दादा माता पिता के दर्द को बखूबी समझ सकता हो। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्रजेश संग बतकही। तो इस बार हमने बतकही पे बतौर मेहमान उस दर्द को समझने के लिए आधारशिला वृद्धाश्रम के अध्यक्ष शशांक गोस्वामी जी को बुलाया। ये प्रयागराज, महोबा, महाराजगंज के वृद्धाश्रम को चलाते हैं और यूपी के नंबर 1 वृद्धाश्रम का अवार्ड भी पा चुके हैं। तो इनसे समझेंगे वृद्धाश्रम में माता पिता का दर्द और वहां पहुंचने के कारण, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहते हैं राम राम ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले शशांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सवाल वही, 3 जगह आपका वृद्धाश्रम है और तीनों जगह वृद्धाश्रम में करीब 300-400 लोग की संख्या है। बिल्कुल। वो 300-400 माता पिता, किसी के माता पिता तो हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी की संतान नहीं है, तो वहाँ वो पहुँचना, चलो एक समझ में आता है कि कोई केयर टेकर नहीं है, वो आ गए। लेकिन बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है, ये सब होने के बाद भी घर में एक बेड नहीं है उनके लिए, ये कैसे होता है? देखिए, मैं पहले कहूँगा कि जो एक भ्रांति है कि बच्चे ही छोड़ के जा रहे हैं और वही वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम ज़मीनी स्तर पे देखते हैं तो कई कारण होते हैं। कुछ के तो जो ज़्यादातर किस्से वो यही हैं कि माँ बाप हैं और उनके बच्चे भी हैं और बच्चों ने माँ बाप को वहाँ छोड़ दिया। दूसरा एक कारण होता है डोमेस्टिक वायलेंस। भारत में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स पे हो रहा है, दूसरा सबसे ज़्यादा बुजुर्गों पे हो रहा है, तो उस प्रताड़ना की वजह से वो आते हैं। तीसरा ये कारण होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। अब कुछ लोग जो लेबर थे, जीवन भर उन्होंने लेबर्स का काम किया है, उनके बच्चे भी पढ़े नहीं और लेबर्स बने,
तो अब ऐसे भी मेरे यहाँ बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों पर डिपेंड ही नहीं होना चाहते। हमें पता दो वक्त की रोटी नहीं हो दो पाएगी। वक्त की रोटी वो अपने लिए कमा रहा है, उसके भी 3 बच्चे हैं, वो उनके लिए करे या मेरे लिए करे, वो भी आ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कारणों से हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, और सबकी अपनी एक नई कहानी है। ऐसी कहानी है जो कभी कभी हम लोग को बड़ा मायूस करती है, कभी कभी हम लोग भी उसमें आ जाते हैं कि कैसे ये समाज हो रहा है। परंतु इससे निकल के उनकी सेवा करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, मैं कहूँगा। परंतु ईश्वर और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोग लगातार इस सेवा में लगे हुए हैं। नहीं, अगर चलिए एक हिस्सा ये समझ में आ गया कि जो अपने लिए रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा, पिता ही खुद सोचता होगा चलो बच्चे को परेशान नहीं करते, वृद्धाश्रम में सरकार या फिर सामाजिक संगठन द्वारा 2 वक्त की रोटी और रहने की व्यवस्था हो जाएगी। उनका आना वहाँ रहना समझ में आता है कि किसी का घर नहीं है, कम से कम वृद्धाश्रम में उन्हें छत मिल जाएगी, ठंड में नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा, कूलर मिल जाएगा, एसी नहीं मिलेगा तो। लेकिन जिनके बेटे अच्छे खासे स्टैब्लिश हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप को नहीं रख पाते हैं। बहुओं की बहुत समस्या होती है सास के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस का आपने जिक्र किया। देखिए कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक कुछ किस्से बताऊंगा। हमारे यहाँ अभी कुछ साल पहले रिटायर्ड जज की वाइफ रही। अच्छा। रिटायर्ड जज इलाहाबाद के ही थे, और उनकी वाइफ हमारे यहाँ थी, और उन्होंने एक शर्त ये रखी कि कृपया करके मेरे बारे में आप कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन और ये सब मत करिए। क्यों? क्योंकि मेरी जो पेंशन आती है वो मेरे बच्चे ले लेते हैं, और उसके लिए मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ये एक केस रहा। एक राजस्थान का केस था जो हमारे यहाँ है भी अभी। 6 फीट की बाउंड्री कूद के आई हमारे यहाँ। अच्छा। उन्होंने खुद बताया कि मुझे इतना प्रताड़ित किया, मुझे 6 फीट की बाउंड्री कूदनी पड़ी। तो आप स्तर समझ सकते हैं कि उत्पीड़न किस लेवल पे हो रहा है। तथा अब क्या है कि बहू बेटी, बेटियां भी, ऐसा नहीं कि बेटियां नहीं करती, बेटियां भी करती हैं, पेंशन के लिए करती हैं। सरकार ने 1000 रुपये कह दिया है कि हर माँ बाप को 60 साल के ऊपर मिलेगा। बड़ी अच्छी योजना है जिसके लिए मैं हमेशा प्रशंसा करूंगा। वृद्धा परंतु पेंशन। वृद्धा पेंशन योजना, परंतु उसको भी लेने के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं बुजुर्ग कि वो 1000 रुपये मिल जाए। तो उस तरफ हमारा समाज जा रहा है, और वो बड़ा ही दयनीय स्थिति है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर हम लोग खुद देख पाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के निशान पड़े हुए हैं, मारपीट के हैं, और बड़ा आते ही दुख होता है, रोने लगते हैं। उसके साथ ही जब वो आते हैं ना, तो एक चीज़ होती है जो हमें लगता है समाज नहीं देख पाता, कि वो उन पे भरोसा करके आए होते हैं कि मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे में रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो पूछेगा, भोजन तो दे ही देगा। और जब वो उनको नकारते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर जो होप रहती है, उम्मीद रहती है कि अब मैं जीऊँ किसके लिए, वो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है, और उस व्यक्ति को संभालना सबसे बड़ा चुनौती होती है वृद्धाश्रम में। क्योंकि वो उम्मीद ख़त्म करके व्यक्ति कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ आता है। उसको फिर से उम्मीद देना कि दादा आपके लिए हम लोग हैं, ये पूरा समाज है, हम सब अभी हैं, कोई नहीं, आपका भी एक बेटा नहीं और भी बेटे हैं, इतना परिवार है। और आज मैं ये कह सकता हूँ जिस ज़िले में हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा परिवार हमारा है, जो 100 लोग के आसपास हैं हर ज़िले में। प्रयाग में 120 है, और रहता खाता एक साथ है। तो एक सबसे बड़ा परिवार हम चला रहे हैं, और ये उन बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है। मैंने एक वीडियो देखा था आपके आधारशिला के इंस्टाग्राम पे, एक बेटा आता है, बाइक से उतरता है, वो जो उनका बैग होता है फेंक देता है, दादी को उतार के देता है और चला जाता है। ऐसे ही होता है। बहुत सारे केसेस हैं, आया छोड़ के चले गए। अभी कुंभ की बात कर रहा हूँ, 15 फीमेल जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है उनके पास खोया पाया में, ऐसे बच्चे जो अपनी माओ को छोड़ गए। 15 माएँ ऐसी थी, और 10 पुरुष ऐसे थे जिनको बच्चे छोड़ गए। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, और वापस नहीं जा सकते। उनको खाली अपने ज़िले का नाम भी नहीं पता, उनको गांव का नाम पता है, उनको रास्ता भी नहीं पता है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने कुछ भी किया होगा, अगल बगल कुछ काम किया होगा, या शहर में गए होंगे, परंतु उनको बिल्कुल एड्रेस नहीं पता, और बूढ़े लाचार हैं। एक केस आया रेखा द्विवेदी जी का, 4 बच्चे हैं और अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, उन सब ने उनको निकाल दिया। बहुत परेशान थी, मतलब ये नेशनल न्यूज़ थी, कॉल आया, हमने तुरंत ही रिस्पॉन्स किया, समाज के। मैंने आपके एक पोस्ट को देखा था, रेस्क्यू करने वाला, जो एक माँ बाप हैं, मतलब बुजुर्ग दंपति हैं, जो किसी पुआल के पास बैठे हैं, उनका बेटा स्नान कराने आया था, वहीं छोड़ दिया, तो
आपने टाइम्स नाउ नव भारत का पोस्ट था, आपने मुझे शेयर किया था कि इनके बारे में पता चल, तो क्या वो मिले, क्या हुआ? वो मिले, वो तो एक अच्छी पहल थी कि वो नेशनल न्यूज़ हो गई। क्या होता है कि जब हम प्रेशर किसी चीज़ पे पड़ता है और उसको पता है कि वो गलत है, वो ज़रूर आके उसको करने की कोशिश करता है कि मेरी समाज में इज्जत बची रहे, और वो इस वजह से वो वापस ले लिया। तो ऐसे अगर मैं आपको केसेस बताऊं तो 29 केस ऐसे हैं प्रयागराज में जिनकी माओं और बाप पिताजी को हमने वापस घर भेजा, कॉम्प्रोमाइज़ कराया, उनका सुलह कराया और वो लोग वापस तो गए। उसके बाद आप मॉनिटर करते हैं? मॉनिटर करते हैं 6 महीना। अच्छा। 6 महीने इनकी रिपोर्टिंग लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हुआ, कोई ऐसा उत्पीड़न तो नहीं हो रहा, भोजन सही पे मिल रहा है, और उसके लिए भी हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन रखा है। वजन बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर वो भोजन कर रही है महिला, उसको भोजन मिल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन में वो दिखाएगा कि वजन बढ़ा है, घटा है तो बीमारी होने से घटा है, तो बीमारी का रिकॉर्ड तो होगा ना उनके पास। तो इस लेवल पे अगर मॉनिटरिंग करते हैं तो जाके सही रिपोर्ट आ पाती है। तो ये रहता है इसमें हम लोग। तो ये बताइए कि ऐसा, चलिए ठीक है, कई लोग होगा बच्चे फॉरेन रहते हैं, तो माँ बाप फॉरेन नहीं जा पाते हैं, पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे कई लोग स्वेच्छा से कहते होंगे कि भाई मेरे को रहना है क्योंकि मेरा कोई घर पे नहीं है, घर अकेला है, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वो एक बात समझ में आती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते होंगे कि घर में मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा उनको खाने पीने को नहीं मिलता होगा, घर के लोग ने डॉगी पाल रखा होगा, कुत्ता पाला होगा, लेकिन परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको पालने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा है क्या? बहुत सारे केसेस हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा खाली फॉरेन, मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के कोई डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति, बच्चा जो पढ़ लिख गया है और जॉब करने के लिए बैंगलोर चला गया, दिल्ली चला गया, नोएडा चला गया, या देश के किसी कोने में चला गया, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वो आते नहीं है। मैंने 128 लोगों का 10 साल में क्रिमिनेशन खुद किया, और उनके एक एक घर वालों को सूचित किया गया कि आपके माता पिता अब नहीं रहे, कृपया करके आप इंतष्टि में आ जाइए। यानी अंतिम संस्कार करने तक नहीं आते? अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि आप अपने स्तर पर देख लीजिए। ये कौन सा जीवन की आपाधापी है? 128 केस है ऐसे, लिखित में है मेरे पास 128 केस, जिनमें वो लोग ने मना कर दिया कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और हम लोग को फिर जो इलेक्ट्रिक वाला है उससे करना पड़ता है, और हम लोग करते हैं। उसके बाद हम उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखवाते हैं कि उनके बच्चों ने जो कदर नहीं की, हम कम से कम उनके लिए तो कुछ कदर कर लें, कुछ उनके लिए शांति पाठ कर लें, कुछ उनके लिए हम समर्पण व्यक्त कर लें, क्योंकि वो तो हमारे परिवार का हिस्सा हो गए। अगर 2 महीने भी कोई व्यक्ति हमारे साथ रह लेता है, कोई जानवर रह लेता है, तो हमारे मन में उसके प्रति संवेदना जाग जाती। वो तो एक पूरा व्यक्ति है, चलता फिरता रहता खाता हमारे साथ है, तो उसके प्रति तो हमारा सम्मान और बढ़ जाता है कि आज व्यक्ति नहीं रहा, क्या है कैसे, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो व्यक्ति है, और हम लोग संवेदना रूप से उसके लिए सारी चीज़ें करते हैं। और ऐसे बच्चे ही होते हैं जिन लोगों को कहने के बावजूद वो कहते हैं कि ठीक है आप कर लीजिए और बताइएगा क्या है, मतलब फोटो खर्चा तक बता नहीं दीजिएगा। हाँ फोटो, और मतलब तब हम लोग भी कहते हैं कि आप खर्च भी मत दीजिए, आप अपने आपके माता पिता है, जिस आपका अधिकार है, और उनका भी अधिकार है कि आपके हाथों से ही उनका अंत्येष्टि हो, परंतु वो इनकार कर देते तो हम मना कर देते कि ठीक है हम कर लेंगे। तो ऐसे में चलिए इसको सवाल को हम थोड़ा आगे लेंगे, क्योंकि मोक्ष और वो सब बात आएंगी। अभी एक सवाल ये भी कि आखिर परवरिश में ही कमी है? परवरिश से मैं नहीं कहूँगा कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को कम कुछ देना चाहता है, वो मर मिटता है। सब कुछ अपने आप को बेचने तक के, अगर कभी कोई व्यक्ति अपने को बेचना चाहेगा तो कभी हमेशा खाली बच्चों के लिए नहीं। अब देखिए, अब जैसे आजकल के बदलते हुए दौर में 12 घंटे की नौकरी करेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेंगे, घर 1 घंटे का ट्रेवल करेंगे, थक हार के सो जाएंगे, संडे को एक्स्ट्रा काम करेंगे या फिर फ्रीलांस कुछ काम करेंगे कि बच्चे को अच्छी परवरिश दे दे, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। आपने बचपन में ही बच्चे को अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझाया, उसने बड़े होते देखा कि पैसा इम्पोर्टेंट है, परिवार इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल के जो दौर का है, बिल्कुल। तो बड़ा होकर बच्चा भी तो यही समझेगा ना कि पैसा इम्पोर्टेंट है, माँ बाप इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या हम जो वो परवरिश अभी खुद में जो कर रहे हैं यही गलत है, यही कारण ज़्यादा पाते हैं आप? मैं इसमें एक बात कहूँगा, एक इसके साथ इंक्लूड करूँगा एक बात, कि विश्व और भारत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पूरा विश्व
विश्व को व्यापार के रूप में देखता है और भारत पूरे विश्व को परिवार के रूप में देखता है। तभी वसुदेव कुटुंबकम आया। हमारे ऊपर विश्व का जो व्यापार है ना, वो हावी इतना हो गया कि हम अपनी चीजें भूलने लगे। हमें ये तक भूल गए कि पैसा ही, हम ये भूल गए कि हमारा परिवार कितना ज़रूरी है। हमने ये मान लिया कि पैसा कितना ज़रूरी है। जब पैसे को हमने ज़रूरत मान ली तो हम एक्स्ट्रा टाइम भी कर रहे हैं, संडे को फ्रीलांसिंग भी करने लगे और ये दिखाने लगे कि मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी जगह मिलेगी तो अच्छा कमा लेगा। तो परिवार तो हमने वहीं नीचे ही नींव में ही उसको ख़त्म कर दिया। और जब हम नीचे नींव को ही कमज़ोर कर दे रहे हैं और आप चाह रहे हो कि आपका 20 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब वो विवाह के योग हो तो आपका सम्मान करे, परिवार को माने, तो असंभव है ना। पूरक हो गई बातें। आप दोनों चीज़ नहीं, आप उसको बचपन से परिवार का महत्व नहीं बताया, परिवार को कैसे संयोजना नहीं बताया, तो उसी कारण से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं। जॉइंट फैमिलीज क्यों कम हो रही? क्योंकि परिवार का महत्व खत्म हो रहा है। और वो बताने का काम किसका होता है? पहले तो घर के बुजुर्ग का होता है, फिर माँ बाप होते हैं। बुजुर्ग है ही नहीं, दादा दादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज दुनिया भारत को अपने कल्चर के लिए जानती है, ट्रेडिशन के लिए जानती है, और ये बताने वाले हमारे बुजुर्ग हैं और वो अब है ही नहीं घर में। तो आपके कल्चर और ट्रेडिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? कल को मेरे दादा दादी ने अगर मेरे घर रीति रिवाज, होली दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, खाली रंग ही नहीं फेंका जाता ना, होलिका में क्या किया जाता है, रात में हम लोग डालने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये बुकवा लगता है, ये रीति रिवाज हमारे उतरता है, उसको ले जाकर वो दहन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ का रोक जाए। बिल्कुल, हमें बचपन से दादी बाबा ले जाके दिखाया हमको कि बेटा ये होता है, इसकी परिक्रमा करनी, सुबह ये जलाना, ये करना, ये रिवाज है। हमारे दिवाली में इतने दिया जलने, गणेश जी की स्थापना ऐसे होगी, पूजन ऐसे होगा। छठ पूजा बिल्कुल गांव का त्यौहार है और बिल्कुल दादी बाबा सिखाते हैं, माता पिता को भी सिखाया। एक नेवान त्यौहार होता है। मेरे दादाजी फौज से रिटायर थे और कैप्टन पद से रिटायर थे, तो हम लोग गांव में ही रहा दादाजी के साथ, पिताजी फौज में भी थे। तो नेवान का कार्यक्रम में बताता हूँ कि किसान, मेरे दादाजी, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, आप नौकरी कुछ भी कर ले लास्ट में आपको किसान ही होना है, तो हमें नेवान सिखाया जाता था। नेवान क्या होता है कि पहली फसल जब कटती है तो किसान जाके खेत की पूजा करता है। वो खेत की पूजा जब करने जाता है तो कुदाल और लेके जाता है, जमीन कोड़ता है, मिट्टी को पूजता है, उसके गांव के जितने बुजुर्ग होते हैं उन सबके पैर छूता है, घर घर जाके छूता है, और पहली फसल से बना हुआ जो भोजन होता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी मेरे को अपना याद है कि मेरे दादा ने वो संस्कार मुझे दिए वहां से। अब दादा ही नहीं है परिवार में तो संस्कार कौन देगा? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें देखिए आपने कितनी अच्छी बात की, और अब जो दादाजी ने सिखाया, ये हर परिवार में सिखाने के लिए कि आपने पहले तो पूजा धरती को, फिर जितने बुजुर्ग उनका आशीर्वाद लिया। सोचिए एक काम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, आज लोग एमएनसी में काम करें, ग्रुप वर्क समझ में आ रहा है। आप ये सोचिए किसानी में ग्रुप वर्क कितना है कि वो व्यक्ति मुझे सपोर्ट करे, इसलिए मैं उसके पैर तक भी छू रहा हूँ, और वो करते हैं। वो गांव के जो बुजुर्ग हैं वो सपोर्ट ही तो आप मांगने जा रहे हो कि आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। कभी मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो आप मुझ पे आशीर्वाद बना के मुझे टोकेंगे, डांटेंगे। आज बगल के अपने घर के लड़के को बगल वाला कोई डांट देता है तो जाके लोग लड़ने लगते हैं। बगल वाला चाचा डांट देगा तो बवाल है। तो आपने परिवार तो आप अपने घर में खत्म कर रहे हैं। तो आप परिवार की बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट हो, कल्चरल वैल्यूज समझे और अपने आप को स्टैब्लिश करे, तो आपने जड़ तो छोड़ दिया और खाली पैसे को पकड़ लिया। पहले पूरा जवार गांव मारत रहे, अगर कोई गलती आपने कर दी बस तो पूरा जवार मारे खातिर हकदार रहे। आज तो ये हाल है कि चाचा और ताऊ मारने के हकदार नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। इसी कल्चर में सोसाइटी कल्चर जो हो गए हैं कि हम लोग सोसाइटी को मानते हैं कि बहुत अच्छा है। पहले व्यक्ति अगर घर का लड़का कोई गलत काम करते पकड़ा जाए, सिगरेट पीते, मैं एक मान रहा हूँ कि सिगरेट पीते कहीं दिख जाए गांव जवार में, पूरा गांव डांटने उसके ऊपर देखने के लिए होता था, क्योंकि वो पूरा गांव उसका बच्चा होता था, पटीदार है हमारे ये हैं, और जाके पैर छूते थे, जाके सामान देते थे, होली दिवाली आते थे। आज आप किसी सोसाइटी में कहीं जाके रह लीजिए, टेरिस पे जाके कोई सिगरेट पी रहा होगा, बगल वाला पड़ोसी देख ले तो अपना चला जाएगा, कोई टोकने वाला नहीं। और माँ बाप इतने व्यस्त हैं पैसे कमाने में कि वो चीज़ भूल जाते हैं, और उनका बच्चा गलत संगत में आ रहा है, फिर कहते हैं मेरा बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है। तो आप उसकी परवरिश पे देखिए, परवरिश जैसे आपने सही कर ली, बुजुर्गों का साथ मिला, कल्चरल वैल्यूज मिली, आप अपने आप आपका बच्चा बढ़ेगा। और कल्चरल वैल्यूज अगर आपने नहीं बढ़ाई तो भारत को बहुत दूर नहीं है जब भारत को लोग जानना भूल जाएंगे, क्योंकि भारत ट्रेडिशंस हैं। भारत में ही दुनिया की सभ्यताओं को सिखाने की शक्ति है आज भी, और सिखाया है हमेशा।
अरे चलिए थोड़ा सा आते हैं आप पे शशांक। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लिक किया, ऐसा क्या हुआ कि नौकरी ना करने करने को सोच के आपने आधारशिला जैसी संस्था चलाने को सोचा? देखिए, मैं पढ़ाई की, मैंने एमबीए हूँ, मैं एमबीए मार्केटिंग से हूँ मैं। परंतु जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जब आपको तोड़ देती है और थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि नौकरी तो कर लेंगे, अपने लिए खा लेंगे, एक अवसर अगर मिल रहा है, ऐसी योजना कुछ बन रही है कि दूसरों के लिए किया जाए, तो लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो एक घटना ये थी कि 2013 में कुंभ हुआ। कुंभ के बाद प्रयाग में ही था मैं, निकला तो देखा कि कई बुजुर्ग थे, कुछ के हाथ चोटिल थे और उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं वो पड़ गए थे। और मैंने देखा, बड़ा दया आई। मैं उस समय बच्चा ही था, स्टूडेंट था। देखा कि बड़ी भयानक स्थिति है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, वो फ़ोटो है भी। ऐसी स्थिति देख के बड़ा दया आई कि उसको कुछ करना चाहिए। ले गए हॉस्पिटल, तो उन लोगों ने पहले मना वना किया, फिर बात बात करके उनका ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा कि आप इसको ले जाइए। अब मैं एक बच्चा जो पढ़ लिख रहा है, उसके पास क्या संसाधन होंगे, उसको कहाँ रख के? उसको रोज केयर चाहिए थी, ड्रेसिंग चाहिए थी। उस समय ये ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम का कल्चर ही नहीं था। फिर एक आया कि ऐसे ही कितने लोग हैं। जब प्रयागराज में ढूंढने निकले तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनके पास नहीं थे, और ज़्यादातर वो बुजुर्ग थे जिनको घर से हटा दिया गया, तो वो रोड पे बैठे हुए थे। संगम नगरी है तो घाटों पे टहल रहे थे, जो दान पुण्य में मिल जाए वो खाते थे। भंडारा लोग हफ्ते में करें तो खाते थे, नहीं तो कूड़े से बिनते हुए खाते हुए मैंने देखा है। तो ये योजना आई कि चलिए कुछ ऐसा रखने की व्यवस्था की जाए इनकी। तो बड़ी मुश्किल से घर के सपोर्ट से, चीज़ों से, मेरे फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया और उसमें हमने एक जगह ली कि हम इसमें रखेंगे। वो योजना ये थी कि इनको खाने पीने की व्यवस्था देनी है। धीरे धीरे बढ़ती गई, लोगों को पता चल गया ऐसी चीज़ है, लोग जानते गए, लोग बढ़ते गए। 5 थे शुरुआत में, 1 महीने में, आज वो 120 हो गए। उसमें हम से अकेले निकले, लोग लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया। कारवां बढ़ता गया। तो बस ये है, और लगातार बढ़ रहा। लोग आते हैं, बस ये उम्मीद रहती है कि ईश्वर से वो कभी जाए तो ईश्वर कभी पूछे कि कैसा रहा, तो ये कह सकें कि ईश्वर आपने जो भी व्यवस्था की ठीक है, आखिरी में आपने मेरा पार अच्छा किया, मुझे 2 वक्त की रोटी और खाना मिल जाता था। वो मुझे श्रेय ना दें, वो उनके भाग्य से मिल रहा है, क्योंकि मैं कोई नहीं होता, वो ईश्वर ही है जो उनको मेरे यहाँ पहुँचा देता है, क्योंकि उनको अच्छी व्यवस्था मिल जाए, और हम अच्छी व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। ये तो शशांक, ये तो हमने आपके एक पहलू को बात कर लिया। दूसरा पहलू है कि आप ज्योतिष पे अच्छा आपने पकड़ बना रखा है, वो कैसे? जब इसी के साथ जब कहा ना कि नौकरी नहीं करना है, धंधा नहीं करना है, तो आपको कुंडली समय तो हो खोलने। जाता है, तो कुंडली खोलने लगे। अच्छा। तो हमारे जैसे अभी बात हुई ना कि हमारे कल्चर ट्रेडिशन पे बड़ा मेरा बिलीव था कि ये बचे रहना चाहिए, इस पे बहुत। तो ज्योतिष जो वेदांग का अंग है, वेद को अगर पढ़ना है तो वेदों का नेत्र है ज्योतिष, उस पे कहा जाता है। तो ज्योतिष तो इतना महत्वपूर्ण है कि हमने अभी जाना ही नहीं है, और ये भी बुजुर्गों से आता है। हमें कोई नई जानकारी नहीं है, ये सब बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने लिख के दिया है, हम बस पढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को छूट के, या हमारे बुजुर्ग हमको बता नहीं पा रहे हैं। वो जनरेशन गैप आजकल के नवयुवक यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये नहीं पता कितना सिद्धांतिक ये पहलू है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो कितना बदलाव आएगा। एक छोटी सी घटना, आप सूर्यदेव को खाली जल दीजिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, लेकिन 21 दिन में। सूर्य की रेडिएशंस इतनी प्रभावशाली होती हैं कि आपके अंदर यश कैसे बढ़ता है, प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है। आप एनर्जेटिक वर्क करिए, जो लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी। आप कोई भी डिसीजन सही लेने लगेंगे, उसका कारण क्या है? आपके एनर्जी आई, सोचने की क्षमता बढ़ गई, ऑक्सीजन बढ़ा, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं। तो आपके अंदर ये साइंटिफिक है पूरा, कोई अलग से आप कोई साइंस नहीं ला रहे हैं। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? आपको मैं कह दूं ये चीज़ आप कितना अच्छा करें तो प्रतिष्ठा ही तो है। तो सूर्यदेव को जल देने से ये होता ही होता। अब इसी में लोग कहते हैं एक लोटा जल देने से कैसे प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? बताया तो, यही तो तरीका है। आप प्रतिष्ठा, आपने सूर्य को रेडिएशन आई, आप एनर्जेटिक बने, ये साइंस प्रूफ करता है। कई सारे थीसिस है, आप पढ़ लीजिए, दे भी दूंगा। दूसरी चीज, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। ऑक्सीजन लेवल साइंस कहती है, जैसी अगर आपने अच्छी ब्रीथिंग की, साइंस कहती है आपने ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज हुआ, आपका ब्रेन 200% काम करने लगता है। 200% ब्रेन काम करेगा। जो काम आप 1 घंटे में कर ले, आज 3 घंटे का काम अगर आप 1 घंटे में कर लेना, तो बेस्ट किसके लिए? आप ही तो हैं। वर्कaholic आप हो रहे हो,
तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सिद्धांत है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपका डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ये रिपोर्ट है। ज्योतिष कुंडली दिखा के कि कब आप पैदा हुए, चंद्रमा की कहाँ पोजीशन थी, मंगल की कहाँ पोजीशन थी, वो एक रिपोर्ट है। चंद्रमा अगर वीक है तो आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पता चल जाएगा। एक छोटी सी और आपको घटना बता दूं, आप हाई टाइड लो टाइड मानते हैं साइंस के तौर पे, सेम कॉन्सेप्ट है, आपने कभी लोगों ने समझा नहीं। मून का कॉन्सेप्ट ये है कि पूर्णिमा के दिन हाई टाइड होती है, साइंस कह रहा है हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी, क्या हमारे में भूचाल नहीं आता होगा वो? सबसे ज़्यादा अगर आप कभी इतिहास पढ़ लीजिए, पूर्णिमा के पे सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, मेंटल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है लोगों की। कुछ डॉक्टर्स तो पूर्णिमा पे ऑपरेशन करने से बचते हैं कि ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो खींच रहा है ना, चंद्रमा की मैग्नेटिक फोर्स हमारी बॉडी की वाटर एलिमेंट को मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो इतना सिद्धांतिक है ये बातें, बस आज यहीं तक। और चूंकि मैं आज एक और बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, हमारा एक और चैनल है बतकही चौक का ही अपना परिवार का एक भाग है, एस्ट्रो चौक, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और शशांक के साथ, MBA वाले बाबा के साथ हम मिलेंगे वहाँ पे। साइंस और एस्ट्रो की बात एक साथ होगी, साइंस के साथ एस्ट्रो भी, यानी ज्योतिष और विज्ञान कैसे एक दूसरे के पूरक है, इस पे हम रोज़ शाम 8:30 बजे शशांक के साथ वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और रोज़ नया टॉपिक भी होगा। शशांक कब आगे आता है, आगे का प्रोग्राम क्या है? देखिए, हम अपने वृद्धाश्रम में, मैं वृद्धाश्रम के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए सोशल मीडिया पे भी जो भी पोस्ट है ये मेरे प्रचार नहीं होते, वो यही होता है कि कैसे दादा दादी को खुश किया जाए। पहली चीज़, जिस दिन इसका प्रमोशन हुआ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ डिप्लॉय कर जाएंगी। आप किसी वृद्धाश्रम का प्रचार मत करिए, ना मैं करता हूँ, मैं कहीं भी नहीं कहूँगा कोई वृद्धाश्रम का प्रचार होना चाहिए। आप अच्छी चीज़ें दिखाइए कि ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे ये काम अच्छा हो रहा है, या कैसे दादा दादी को खुश किया जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ पोस्ट और वीडियोस जाती रहती हैं। हमने एक एक्टिविटी की 30 दिन की, 30 डेज 30 एक्टिविटीज़ टू मेक आवर सीनियर सिटीजन हैप्पी। हमने 30 तरीके जनता को बताया, समाज को बताया कि कैसे अपने दादा दादी को खुश रख सकते हो भैया, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने रैम वॉक कराई दादियों से, अच्छा, हमने क्रिकेट खिलाया बुजुर्गों से, और उन्होंने धोती लुंगी में क्रिकेट खेला। तो अद्भुत ये चीज़ थी। तो आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी हमारे युवा की है, हमारे माँ बाप की है कि अपने माँ बाप के साथ वो करें, ये सब करना है। दूसरी चीज़ कि वृद्धाश्रम नहीं बढ़ाना। अब हमें एक काम करना है, समाज में हर व्यक्ति जो युवा है, जो वयस्क है, उसको बताना है कि बुजुर्गों को कैसे संभाला जाए, उनकी मेंटल स्थिति क्या होती है, उनको कैसे मैनेज किया जाए। आपने ये जाना होगा, आज से 10 साल में, 5 साल में मैक्सिमम सरकार ने, समाज ने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया, जो सराहनीय है। और वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब पे काम किया, और इतनी जागरूकता आ गई कि आज वो रेट्स बहुत कम हो गए। इसमें सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके बाद अब हमारा जो कार्य होगा, सरकार के साथ हम मिलकर करने की सोच विचार है, और कहा भी है कि बुजुर्गों के लिए जो समाज उनका उत्पीड़न कर रहा है, उसको जागरूकता फैलाई जाए, उस पर बात की जाए कि वो उत्पीड़न खत्म हो, उनकी जानकारी दी जाए कि आप कृपया करके ये चीज़ें हैं, इनको करिए। बहुत छोटे छोटे उपाय, जैसे कमोड आप लगा दीजिए बुजुर्गों के लिए। आप अगर कोई बुजुर्ग, एक सबसे बड़ी समस्या आती है, बैकबोन टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूटने की बहुत आम समस्या है, उसको आप बहुत छोटे तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। आप अपने कमरे की फर्श और बाथरूम की फर्श को सामान्य कर दीजिए, वो बुजुर्ग गिरेगा नहीं। क्योंकि वो, देखिए, आंखों से भी कमज़ोर है, शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है, अर्थराइटिस उसको घेर लेती है, कॉन्स्टिपेशन अलग है। टॉयलेट गया, वहाँ पे सबसे किसी को नहीं पता, बहुत छोटी चीज़ है, एक टॉयलेट सीट कमोड है, उसके बगल में आप हैंडल लगवा दीजिए। अब वो कॉन्स्टिपेशन से बेचारा परेशान है, आधे घंटे उसको परेशानी है, वो आधे घंटे बाद उठा और उठ नहीं पाया अर्थराइटिस की वजह से, और गिर गया। आप समझ लीजिए 2.5 लाख रुपए का नुकसान। और कितने रुपए की चीज़ लगानी है? 200 रुपए की। बहुत ज़्यादा था, 100 रुपये का आता है, और उसको आपको आप लगा दीजिए। मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली को ये लगा लेना चाहिए। बुजुर्ग है, आप 2.5 लाख रुपए बचा रहे हैं, आप कहते हैं FD करिए, ये करिए, इससे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा? 100 रुपए का 2.5 लाख रुपए बचा, और आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके माता पिता हैं। नहीं लगाओगे, वो बेचारा बेड पे ही परेशान है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस पे जागरूकता बढ़ानी है। वो क्यों गुस्साते हैं? लोग कहते हैं बुजुर्ग बहुत गुस्साते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों गुस्साते हैं?
उनकी मेंटेलिटी को समझने की ज़रूरत है ना। मेरा खुद का मानना है कि अगर आपके पिताजी 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं तो पहले उनको सुनना सीखें। बिल्कुल। पहले प्यार से सुनिए, जितना देर वो बोल रहे हैं, 5 मिनट बोल रहे हैं, 10 मिनट बोल रहे हैं, और आराम से एकदम धीरे धीरे उनका जवाब दीजिए, क्योंकि 60 साल बाद हमारे में कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ये बात तो सही है। कुछ लोग जो जनरेशन गैप कहते हैं, आप छठे क्लास के बच्चे को पीएचडी किताब नहीं पढ़ा सकते। छठे के सातवें को पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। वो टीचर क्या करता है, उसके बारे में बताता है। क्या आप जो जनरेशन गैप आप कह रहे हो, क्या आपने बताया कि आज जनरेशन में क्या चल रहा है? उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई, और जनरेशन गैप बता रहे हो। आप अपने दादी बाबा को बताओ, अपने माता पिता को बताओ कि ये चीज अब ऐसे हो गई। पहले टेलीफोन चलता था, ठीक है, आज फोन चल रहा है, आज वीडियो कॉल हो रही अरे है। नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो जबरदस्ती क्या जरूरत है? वो ऐसा थोड़ा ना संविधान है, बिल्कुल। कोई न्यायालय थोड़े ना, कोर्ट थोड़े ना कि आपको स्वीकार ही करना है। अरे जैसा कह रहे हैं सुन लीजिए, कुछ दिन बाद फिर उस पर बात कीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे काम करने में विवाद को संवाद में बदलिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है बुजुर्गों से कि आप विवाद करना ही नहीं, आप संवाद में उनको बताइए, वो सुनेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है बुजुर्गों को प्रेम 300 से- बुजुर्गों के 300 साथ एक दो नहीं, 300 300 बुजुर्ग आप सुन लीजिए पूरी बात, उनको बीच में टोकिए नहीं, क्योंकि वो आदर है उनका। अच्छा, सम्मान। एक और मेरे को अभी अचानक दिमाग में है कि पिछले दिनों में क्या बदलते दौर में सोशल मीडिया, फोटोशॉप, फोटो, या फिर कहिए जो सोशल मीडिया पे ही जीते हैं, रील वाली दुनिया, तो बर्थडे वर्डे मनाने वाले, एनिवर्सरी मनाने वाले की संख्या बढ़ी है वृद्धाश्रम में, या सच में उनके मन में भाव होता है? नहीं, संख्या बहुत बड़ी है। भाव मैं कहूँगा जेकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत और देखी कैसी, तो मैं उस पर नहीं कहूँगा कि जो जिस भाव, लेकिन हाँ इतना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो सोचिए जो जिसके पास उम्मीद खत्म हो गई हो, उसको 4 लोग मिलने आ रहे हैं, बर्थडे मनाने आ रहे हैं, उसको खाली पूछ लेते हैं। मैं अपना अपना वृद्धाश्रम एक्सपीरियंस कि दादा ठीक हो, तो वो तो बिल्कुल लगता है कि समाज के लोग मुझसे पूछने आ रहे हैं, वो उत्साहित हो जाता है कि क्या बात है, मुझे समाज पूछ रहा है, और उतनी प्रशंसा हो जाती है तो उसको नई उम्मीद मिल जाती है। बेटा पूछे ना पूछे, कोई नहीं, समाज तो पूछ रहा है। मोदी आप जी दुनिया पूछे के थे। मोदी जी, आप क्या देखा मैंने, मोदी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, खेसारी लाल यादव जी आ चुके हैं, यहाँ की गवर्नर साहिबा हैं, तो सब लोग आके हम आई ठीक। बस उतना उनको पूछ लिया। आज भी वो जो बुजुर्ग जिनको मोदी जी मिले थे, आज वो भी बिल्कुल मतलब जो सम्मान एक होता है ना कि सम्मान में हम खड़े हैं, अपना सम्मान, आत्मसम्मान मेरा इतना है, वो आज भी बड़े भाव से खड़े रहते हमके हैं। तो पीएम पूछा है मैंने। पीएम पूछने वाले आप लोग कौन हो? तो उनका बच्चा पूछे ना पूछे, पीएम पूछ रहे हैं आज डायरेक्टली। और वो फोटो यूपी के मैनिफेस्टो, अभी पीएम जो लोकसभा चुनाव था उसमें मैनिफेस्टो में इस्तेमाल हुई है। तो दुनिया देखी वो तो फोटो, और उनको बताया गया तो बड़े प्रसन्न थे। आज के समय में जो बुजुर्गों का महत्व है ना, कि वो इतना है कि आज ही नहीं है, वो पौराणिक है। उसका मैं आपको इतिहास से जोड़ता हूँ। सबसे पहले कई लोग कहे कि सबसे बड़े मोटिवेशनल जो थे जो पौराणिक कथाओं में, तो कृष्ण थे। मैं उससे थोड़ा सा और कहूँगा, वो तो सबसे बड़े थे, और उन्होंने इतना बड़ा दिया कि आज हर गीता ही हो गया, गीता दे दिया, और हर मोटिवेशनल हार्वर्ड तक में जो इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले एक थे जिन्होंने मोटिवेशन ऐसा दिया कि हनुमान जी पूरी लंका पाक कूद गए थे लंका के लिए। अच्छा, जामवंत जामवंत जी कहते हैं, कहे रीच पति सुन हनुमाना, का चुपिसाद रहे बलवाना, पवन तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निघाना। ये 4 लाइन कितना मोटिवेशन दे दी हनुमान जी को कि वो छलांग मार गए, उनको सब कुछ याद आ गया, और इतनी ऊर्जा आ गई कि वो बिल्कुल तैयार हो गए। और वही जामवंत थे, हनुमान जी के पीठ पे हाथ रख के कहने लगे कि ये कार्य तुम कर सकते हो। तो इसीलिए हर घर में एक बुजुर्ग जरूरी है जो ये बता सके कि आपके अंदर प्रतिभा कितना है, आपके अंदर कौशल कितना है। ये एनालाइजेशन कोई और नहीं करता। देखिए मतलब इतना ही अच्छी बात है कि अगर देखा जाए हमारे, तो जामवंत जी बुजुर्ग थे बिल्कुल, और हनुमान जी ने जुग सहजोजन पर भानु लीलई ताई मधुर फल जानू, उन्होंने सूर्य तक पहुंच गए थे, लेकिन ऋषि के श्राप से अपनी शक्तियां भूल गए। आपका अगर कोई प्रतिभा है तो जामवंत जी ने तब भी देखा था उनकी प्रतिभा, और अब भी उनको देख रहे हैं क्यों बैठा है। तो आपके बुजुर्ग ने आपके बचपन में भी प्रतिभा देखी है कि तुम कभी हारे नहीं। अरे तुमने तब क्रिकेट में मारा था, क्लास 1 में तुमने टॉप किया था, उससे झगड़ा हुआ था, माथा फोड़ आए थे। आज क्यों निराश बैठे हो? तुम फिर कर सकते हो, उठो वीर। तो वो बुजुर्ग को चाहिए कि जिसने आपको बचपन से बड़ा होते हुए देखा हो, आपकी कमियों को और आपकी ताकत को पहचानता हो। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। ये जामवंत जी में जो किया ना, वो आज भी बुजुर्ग कर रहे हैं हमारे घर में।
उतना सम्मान देनी, उनकी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी प्रतिभा को जब आप पैदा हुए थे ना, तब भी देख रहे थे, आज वो बुज़ुर्ग हो गए तब भी देख रहे हैं, और आपकी प्रतिभा जो स्कूल में थी उन्होंने तब भी देखी, आपका कौशल देखा, और अगर आप आज परेशान हैं तो एक बुज़ुर्ग ही, एक माता-पिता ही हैं जो आपके ऊपर हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, कोई चिंता नहीं, मैं हूँ, तुम आगे बढ़ो। चलिए देखिए, ऑन कैमरा आज तक मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन पहली बार जिक्र कर रहा हूँ कि मेरे दादाजी ने, मैं पॉलिटेक्निक फेल हुआ, फिर बीसीए करने गया, नहीं कर पाया, 2-3 जगह फेल हुआ, तो मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि तुम गलत जगह जा रहे हो, तुम या तो वकील बनोगे, या तो पत्रकार बनोगे, या तो नेता बनोगे, और यही बनो, तुम यही हिट होगे। और मेरे दादाजी का देहांत 2013 में हुआ, और 2013 में मैं पत्रकार बन गया उनकी बात मान के, और आज 2025 है और पत्रकारिता में यहाँ तक पहुँच गया। नहीं तो पता है शायद मैं पॉलिटेक्निक फेल नहीं हुआ रहता तो कहीं इंजीनियर रहा होता, लेकिन शायद अच्छा इंजीनियर नहीं होता। तो प्रतिभा का कौशल जो कोई आपको अगर घर में बता सकता है और समाज से, क्योंकि घर से जीता हुआ व्यक्ति पूरी दुनिया में परचम लहराता है, तो घर से बताने वाला अगर बुजुर्ग है तो आप बहुत आगे जाएंगे, उसका आशीर्वाद तो वही मेरे दादाजी ने कहा था, तो मैंने सोचा कि नेता बन नहीं सकते हैं, वकील बनने के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा, पत्रकारिता में भी चूंकि पढ़ा लेकिन हो गए, पत्रकार बन गए। सुंदर यही चीज है। तो ये थे आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान शशांक। इनका खुद का मानना है कि 3 वृद्धाश्रम चला रहे हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका मानना है कि समाज में वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आज हमने आपसे जो वादा किया कि शशांक से रोज़ शाम 8 बजे मुलाकात होगी एस्ट्रो चौक पे, साइंस और एस्ट्रो की बात के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।